बोलेंगे। हाँ चलिए 3 मिनट में बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी आपका आभारी हैं। नहीं अब शुरू हो रहा है। मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 चिकित्सा विभाग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अनुदान संख्या 32 चिकित्सा विभाग एलोपैथी चिकित्सा के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि भी घटाकर 1 रुपया कर दी जाए और कमी करने को देश विभागीय नीति की आलोचना तो सुझाव देना है। मानव स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा इस समय अखबारों में पढ़ते हैं। इस विभाग के माननीय मंत्री जी औचक निरीक्षण बहुत करते हैं, बेहद संवेदनशील तरीके से विभाग को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास जमीन पे हकीकत में बदलते कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा अपने को लाचार महसूस करते हैं जो हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है और इलाज से संबंधित मदद मांगती है। हमें अफसोस है कि चाहे पीजीआई का मामला हो, चाहे कैंसर के मरीज का मामला हो, चाहे किडनी का मरीज का मामला हो, हम लोग उसकी मदद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। समय चूंकि कम है तो मैं आंकड़ों पे आता हूँ। अनुदान संख्या 36 के टेबल में आपने दिया है कि 22-23 में आपने 61,560 लाख रुपए खर्च किया था और उसके बाद आपने 23-24 में 109-117 लाख रुपया लिया और खर्च किया केवल 87,616 और फिर आपने क्यों बढ़ा लिया उसके बाद जो आप खर्च नहीं कर पा रहे, आप 20% बजट खर्च नहीं कर पाए। ऐसे अनुदान संख्या 32 में आपने 6,21,385 लाख रुपया लिया था, खर्च किया था और 23-24 में उसके बाद आपने 9,52,648 रुपया लिया और खर्च कर पाए 7,97,352 रुपया। तो आप खर्च नहीं कर पा रहे। फिर आपने उसको ले लिया 10,37,624 रुपया। आप रुपया खर्च नहीं कर पा रहे। यदि हम पूरे बजट को देखेंगे तो आपने जो पहले लिया था टोटल बजट में तो 47,404 करोड़ रुपया पिछले साल लिया था और इस साल आपने लिया है 42,774 करोड़ रुपया। चूंकि आपने जब पहले 22-23 में 41,000 करोड़ बजट था तो आपने खर्च किया 31,000 करोड़ और फिर आपने लिया 47,000, आप खर्च कर पाए 40,000 करोड़ और वो आपने लिया है 42,000 करोड़। माने आप समझ गए हैं कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने स्वयं अपना बजट घटा लिया है। जरा ओपीडी की पर ध्यान दीजिए कि आपकी ओपीडी आपके आंकड़े में लिखा है कि 2020 में 4,61 लाख के मुकाबले 2023 में 2,91 लाख पेशेंट सरकारी अस्पतालों में आए हैं और आईपीडी में भी भारी कमी है। 38,88,000 के मुकाबले 15,53,000 पेशेंट आए। ये मैं नहीं कह रही, आपके आंकड़ों की किताब में लिखा है। इसका मतलब लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों में घटा है। हमारे यहाँ उर्सला अस्पताल में 32 लाख पेशेंट 18-19 में आए थे और इस साल 20 लाख पेशेंट आए हैं। आपकी ऑक्यूपेंसी रेट जो 95% थी वो घट के 71% रह गई है। इसका मतलब सरकारी अस्पतालों में लोगों का भरोसा घटा है। हम केवल एक उदाहरण ले लें, ज़्यादा चूंकि बात नहीं कहेंगे, समय छोटे भाइयों का ध्यान रखना है कि आपके अस्पताल में पर्चा 1 रुपया का और स्टैंड का पैसा 20 रुपया और रजिस्ट्रेशन कराने की फीस लेने लगे। आज का रजिस्ट्रेशन होने लगा कोई, जब पर्चा 1 रुपये का है तो ये स्टैंड का पैसा लगना बिल्कुल अमानवीय है। आपने 108 एम्बुलेंस की बात करी, अच्छा है कि आपने स्वीकार किया, समाजवादी सरकार ने इसको शुरू किया था, पर आप चला नहीं पा रहे हैं, आप ड्राइवरों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद। कैंसर हॉस्पिटल, बस खत्म करो, फिनिश करो। कैंसर हॉस्पिटल कानपुर में है, एकमात्र सरकारी था, दूसरा अखिलेश जी ने बनाया। कानपुर वाला दुर्दशा को प्राप्त है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ओटी है, सर्जन है पर ऑपरेशन नहीं है, पैथोलॉजी है पर पैथोलॉजिस्ट नहीं है। किसी लिख के दे दो में कहीं पेट सीटी की व्यवस्था अगर राम और लोहिया के अलावा है ही नहीं। आप लिख के दे दीजिए। बायोप्सी, पेट सीटी, फ्री एमआरआई पूरे स्टेट। धन्यवाद अमिताभ जी। अब किसने बोला? तो सचिन करके फ्री जांचों में जो श्री सचिन हैं। श्री सचिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी के बात से संबद्ध करते हुए उनकी बात को बल देते हुए अपनी बात रखता हूं। क्योंकि समय कम है तो संक्षेप में बात करूंगा। सीएचओज हैं वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। हर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वही काम करते हैं। गांव-गांव में जहां पे पीएचसीज और सीएचसीज हैं उन पे सीएचओ की तैनाती है। भारत सरकार का नियम है कि उनको 25,000 रुपए की सैलरी और 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव में दिए जाएगा। दूसरे स्टेटों में 25,000 से ज्यादा, एमपी में 30,000 से ज्यादा दे रहे हैं और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनके इंसेंटिव्स को और उनकी सैलरीज को एक साथ कर दिया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो उनको सिर्फ 20,000 रुपए की सैलरी दे रहा है, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके रहते हैं और अपने घर जो दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपने घर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 20,000 की सैलरी पे काम करते हैं। तो आपका 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है
जो आपके गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे हैं, उनको सैलरी आप भारत सरकार के हिसाब से भी नहीं दे रहे। इंसेंटिव जो आप 15,000 रुपए दे रहे हैं वो उनको मिलता नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है। 30% उसमें रिश्वत ली जाती है, तब उनको इंसेंटिव मिलता है। ये है CHOs की हालत। और जो आपके आंकड़े हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रागनी जी को भी बोलना है, तो आंकड़े में आपको बता रहा हूं कि 25,000 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े और आपके 25,000 पद हैं, उसमें से 12,000 बढ़े हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े हैं। ऐसी स्वास्थ्य विभाग की हालत है। जब आपके पद ही खाली पड़े हैं तो आप क्या सेवाएं देंगे? और सर हालत ये देखिए कि जो ऑक्यूपेंसी है, हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी जो 2018 और 19 में जो बेड ऑक्यूपेंसी थी 98% थी, वो अब गिर के 70% हो गई। भर्ती रोगियों की जो 28 लाख थे वो अब 15 लाख ही भर्ती रोगी रह गए। तो सर ये स्वास्थ्य विभाग तबीयत ठीक है, आप जबरदस्ती खराब करोगे? जी सर, हाँ सर, ये आंकड़े हैं सर, और ये आंकड़े 28 लाख जो लोग भर्ती रहा करते थे सरकारी चिकित्सालयों में सर, वो सब 28 या 15 ही रह गए सर, और बेड की ऑक्यूपेंसी नीचे गिर गई है सर। तो वहां पर जब सर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, डॉक्टर्स है नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं है, तो कैसे होगा? तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा और डॉक्टर रागनी जी से कहूंगा कि आगे बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रागनी 3 और 2 मिनट, इन्होंने साढ़े सचिन एक यादव मिनट, डॉक्टर रागनी 5.5 मिनट हो गए, आपको 4.5 मिनट करते हुए नहीं, 3 और 2.5 तो 4.5 बोल दिया ना। भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज में कहा गया था, चाहे वो कोई देह का मरीज हो या फिर दैविक या भौतिक, कोई ताप नहीं था। और आज भाजपा की सरकार जो है वो रामराज की बात करती है। और स्वास्थ्य की यह दुर्व्यवस्था है अध्यक्ष जी कि सबसे पहले अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किलों से अगर एम्बुलेंस मिलती भी है तो उसमें एडवांस जो आपका ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है वो नहीं होता है। मैंने पिछली बार भी मंत्री जी से कहा था कि इसमें स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बड़ी मुश्किलों से अगर हम इमरजेंसी पहुंचते भी हैं तो वहाँ ना तो व्हीलचेयर होती है ना तो स्ट्रेचर होता है। इमरजेंसी में आपके मरीजों के अनुपात पे डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं होती है, भर्ती करने के लिए बेड नहीं होता है, वेंटिलेटर नहीं होता है, दवाइयाँ मंत्री जी कह रहे थे कि हर तरीके की मेडिसिन उपलब्ध हैं। मंत्री जी आपको बताना चाहूँगी जो एडवांस अभी मेडिसिन आ गई हैं, जो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सीवियर कंडीशंस में वही सिर्फ काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और जिस वजह से एक गरीब मरीज को बाहर जाकर के महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक की आप बात कर रहे थे कि PPP मॉडल पे आज ये स्थिति है कि किसी भी अस्पताल में जो बेसिक आपके डायग्नोसिस के चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं है और मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी समय बहुत कम है तो मैं अपनी बातों को थोड़ा जल्दी कहूँगी। सबसे प्रथम जी 1 मिनट आपको दें। बोलिए 25 करोड़ की आबादी में अगर हमें स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है तो हम ये तो मानते हैं कि सबसे पहले कि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रिवेंट करना पड़ेगा कि बीमारी ना हो। बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस लानी पड़ेगी और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको रोकना पड़ेगा। आज जो हमारे जमीनी लोग हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर्स हो, ANM की हो, ना तो उनका मानदेय बढ़ रहा है और ना ही उनका समय समय पे प्रशिक्षण हो रहा है कि जिसकी वजह से जनता में जागरूकता फैले। अगर हम और इसी की वजह से चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, उनका डेटा बढ़ता चला जा रहा है। कागजी मंत्री जी ने जो भी कह दिया हो, लेकिन पूरा सदन इस बात पे मंजूरी देगा कि पिछले 1 वर्ष में डेंगू से कितनी जाने गई है। हर किसी का दिल दहलाती है कि कितने लोग हमारे बीच से चले गए डेंगू की वजह से। जो इस तरीके की मौतें हो रही हैं जिसे रोका जा सकता है, लेकिन सरकार की निष्क्रियता की वजह से वो लोग हमारे बीच से चले गए, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये जो आपने बजट दिया है सर, इस बजट में मेडिकल कॉलेजेस की बात की है। मेडिकल कॉलेजेस को जगह जगह पे प्रोफेसर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करके अवैध तरीके से बस मान्यता दिलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं आपके बजट में, पैरामेडिकल स्टाफ जौनपुर का 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई थी और जगह जगह पे इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। जिनसे आप चिकित्सा करवाना चाह रहे हैं उनकी सैलरी का भी बजट आपने नियुक्त नहीं किया। अध्यक्ष जी
लैब टेक्नीशियंस के नाम पे इतने कम लैब टेक्नीशियंस हैं कि या तो जांच नहीं हो पाती और जांच आती है तो उसकी रिपोर्ट तब तक आती है जब तक बीमारी बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। मैं आयुष्मान भारत के बारे में बोलना चाहूंगी कि बार बार सरकार इस स्कीम का हवाला देती है। बस ये लास्ट में यही बोलूंगी कि आपके सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट आई है कि आयुष्मान भारत का जो बजट सरकार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है और उसमें सही तरीके से पूर्णतः इलाज नहीं हो पा रहा है और इसको बढ़ाया जाए। और सारे जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इसके साथ कोलैबोरेटेड थे वो बड़े ही परेशान हैं और मरीज भी परेशान है क्योंकि उनका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, जो मेन जो स्वास्थ्य रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे तो आपका बजट ही नहीं आया है, तो इस बजट का कोई औचित्य ही नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस पर कौन बोलेगा? लोक निर्माण पर 10 मिनट हो गए। मैंने बोला था 1 मिनट नहीं दूंगा किसी को, 2 दूंगा। लोक निर्माण, हाँ सही जाते। अरे पहले तो होता ही नहीं था, एक ही दिन में पूरे का पूरा बजट पास हो जाता था। वैसे एक दिन में पूरा बजट पास हुआ है मानी, एक दिन में बेटी। नहीं आपको दिया ही नहीं है, जबरदस्ती दिया। डॉक्टर वर्मा 1 मिनट, डॉक्टर है उनको 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं कटौती पर बल देते हुए केवल 2 सुझाव माननीय मंत्री जी को मैं देना चाहता हूं। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको धरातल पर ले जाने के लिए आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन रात को जब ठंड होती है, वह एक प्रसूता को लेकर के अस्पताल जाती हैं, उनको वहां पर बैठने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं होती है। पूरी रात उनको इधर उधर घूम करके गुजारना पड़ता है। दूसरी चीज है, अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कोई सख्ती भरा एक आदेश जारी कर दें कि कोई उसमें बहानेबाजी ना कर सके। माननीय आशा वर्कर्स पर एक बात मुझे कहनी है कि उनका एक न्यूनतम मासिक मानदेय कम से कम 10,000, अगर केंद्र और प्रदेश दोनों जगह आपकी सरकार है, फिक्स करके जो योजना अंतर्गत उनको मानदेय मिलता है, जैसे संस्थागत प्रसव का सामान्य प्रसव का 600 रुपए, गंभीर प्रसव का 900 रुपए, नसबंदी का 300 रुपए, पुरुष का नसबंदी का 400 रुपए, टीकाकरण का एक सत्र का 150 रुपए और इसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान का 500 रुपए पूरे मासिक का मिलता है। इस मद में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया जाए और एक मासिक मानदेय उनका 10,000 रुपए न्यूनतम फिक्स कर दिया जाए, तो जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में धरातल पर पहुंच सकेगी। यही मेरा सुझाव था। अब लोक निर्माण पर कौन कौन बोलेगा? लोक निर्माण पर कमाल भाई आप बोलेंगे और कितने लोग?